Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनका पहला दौरा रहा जम्मू कश्मीर का आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। एंड यहाँ पर उन्होंने एक बात करी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है एंड ऐसे एक इररिस्पॉन्सिबल देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। एंड उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है पाकिस्तान का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। एंड इस वजह से आपका जो IAEA है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके सुपरविजन के अंतर्गत इनके न्यूक्लियर वेपन्स आने चाहिए, राइट। प्लस एट द सेम टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि पाकिस्तान टेररिज्म के साथ हमेशा खड़ा रहा है, बट हम चाहते हैं टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करना। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बातचीत होगी तो वो टेररिज्म खत्म करने के रिगार्डिंग होगी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रिगार्डिंग होगी, और कभी भी हम उनके रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। टॉक्स एंड टॉरर कभी भी साथ में नहीं चल सकते। अब देखो, पाकिस्तान भी इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो बोलना ही था उनको भी, तो उन्होंने बोला है कि यार इंडिया का भी सेम काम करो, इंडिया में भी ब्लैक मार्केट, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट को प्रोब करो। बट ठीक है, पाकिस्तान की सुनता ही कौन है आखिर। ठीक है, इतने इररिस्पॉन्सिबल और रोग नेशन की बातें दुनिया भी नहीं सुनती है। बट डेफिनेटली इंडिया का जो व्यू पॉइंट है उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को डेफिनेटली देखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। दोस्तों, डेट है आज की 16 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहाँ पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप पिक्चर में डॉक्टर अजय कुमार जी को देख रहे होंगे। ये UPSC के नए चेयरमैन यहाँ पे बन चुके हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात तो आप नोटिस कर सकते हो, ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर के, राइट। अगर मैं यूपीएससी के बारे में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं तो वैसे तो देखो आप सबको पता ही है, क्योंकि हम भी यूपीएससी CSC एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं। पर थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम जानें तो दरअसल में इसको पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1926, पर वापस में 1950 के अंदर इट गॉट रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड साथ ही साथ इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी है। पार्ट 14 के अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। आपके जो ऑल इंडिया सर्विस हो गया, राइट, जैसे आपका IAS हो गया, IPS हो गया, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, उन सब के लिए रिक्रूटमेंट आपका यूपीएससी ही करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A ग्रुप B, उनकी रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी ही देखता है। मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स, या फिर जब तक उनकी उम्र जो है वो 65 ईयर नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर। साथ ही साथ इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं अंडर आर्टिकल 318। ठीक है, तो एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, जैसे इंटरव्यूज हो गया, रिटन टेस्ट कॉम्बिनेशन दोनों का। इसके अलावा सरकार को कैसे सिविल सर्विसेज के अंदर प्रमोशन या ट्रांसफर होनी चाहिए उसको एडवाइस देती है सरकार को। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मेथड्स, ये सारी चीज़ें आपका यूपीएससी ही देखता है। इसके साथ ही साथ रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ चेंजेस करने, उनको फ्रेम करना, सरकार को एक तरह से एडवाइस देना इन रूल्स के रिगार्डिंग। इसके साथ ही साथ डिसिप्लिनरी मैटर्स, जैसे किसी पे पेनल्टी लगानी हो, कोई पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट्स ने कुछ मिसकंडक्ट कर रखा है, उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करना। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया था ना, पास्ट में ऐसे केसेस आ चुके हैं, और लीगल केसेस वगैरह भी यहाँ पर यूपीएससी हैंडल करता है। तो ये सारी जिम्मेदारी यहाँ पर यूपीएससी की होती है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ चेयरमैन की, तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो डॉक्टर अजय कुमार जी को इस तरह से चेयरमैन बनाया गया है, दिस इज अंडर आर्टिकल 3161। एंड साथ ही साथ इनका भी जो टेन्योर है वो 6 साल का, या फिर जब तक इनकी उम्र 65 ईयर नहीं हो जाती। तो आई थिंक ये लगभग ये अगले 2.5 साल तक लगभग ये इस तरह से चेयरमैन रहेंगे। बाकी चेयरमैन बनने के लिए ध्यान में रखिएगा, या तो आप यूपीएससी के मेंबर होने चाहिए, या फिर कोई आपने पब्लिक सर्विस में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डॉक्टर अजय कुमार जी की बात करूं ना, तो यूपीएससी के मेंबर तो नहीं थे, पर इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है एज फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसी सेकंड प्रोविजन की वजह से यहाँ पर इनको यूपीएससी का चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक दोस्तों है हमारे सामने आयुर्वेद डे। मैं थोड़ा आपको ना इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग ना
अलग अलग डेज के बारे में जानते होंगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको लाइन बताऊं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर, एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल जाएगा, एंड उसी तरह से 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में अपनी पढ़ी होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊं कि मुझे एक टाइम बताओ कि कब ऐसा होता है जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। आप आराम से बता देंगे, आप बोलोगे सर जब कहीं ना कहीं सूरज इक्वेटर के सामने होता है ना, तब आपका डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। ये कब होती है सर? एक तो होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये कब आता है? ये लगभग आपका 21 मार्च के आसपास आता है, मतलब 20-21 मार्च के आसपास आता है। उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग और इक्विनॉक्स। उसी तरह से आपको एक ऑटम इक्विनेक्स देखने को मिल जाएगा। ये कब आता है? ये रफली आपका 22 या 23 सितंबर को आता है। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। एंड आप लोग जानते होंगे मार्च के बाद आपका जो सूरज है वो ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है। एंड इस तारीख को हम जानते हैं 21 जून के नाम से, राइट। दिस इज व्हाट समर सॉल्स्टिस। फिर आपका सूरज इक्वेटर के सामने होता है सितंबर के टाइम। एंड अगर मैं बात करूं दिसंबर के टाइम, रफली 22 दिसंबर के आसपास आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होता है। इसको हम विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, आपने पढ़ी भी हैं ये सारी चीजें, राइट। अब मैं डिस्कस पता क्या करना चाह रहा हूं? मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आयुर्वेद डे। अब आप पूछेंगे सर आयुर्वेद डे में आप ज्योग्राफी में कहाँ पहुंच गए? देखो एक्चुअली में पता क्या था, अभी तक जो हम आयुर्वेद डे सेलिब्रेट करते थे ना, वो धनतेरस वाले दिन सेलिब्रेट करते थे। और धनतेरस कब मनाया जाता है? आपकी कार्तिक महीने के अंदर। तो थोड़ा बहुत ना उसकी डेट ऊपर नीचे होती थी, क्योंकि आप जानते हो यार ये जो हिंदू मंथ के जो होते हैं, जैसे कार्तिक महीना हो गया, राइट, उसमें कोई डे होगा, कभी अक्टूबर में आएगा, कभी नवंबर में आएगा। जैसे आप दिवाली भी देखते हो ना, कभी अक्टूबर के एंड में आती है, कभी नवंबर के स्टार्टिंग में आती है। तो कोई डे फिक्स नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पे धनतेरस का दिन फिक्स नहीं है। उस वजह से आयुर्वेद डे हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता था। तो हमने सोचा क्यों ना यार आयुर्वेद डे की ना एक तारीख फिक्स कर देते हैं। तो हमने तारीख फिक्स करी है इसकी 23 सितंबर। अब से हम हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब सर 23 सितंबर को ऐसा क्या खास है? अरे अभी तो आपको बताया 23 सितंबर को क्या होता है आपका ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स में क्या होता है? दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है? कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस में रहें। तो भाई जब दिन और रात बैलेंस में रहते हैं, हमने उसी दिन को आयुर्वेद डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया। क्योंकि आयुर्वेद का मतलब भी यही है कि हमारी माइंड और बॉडी में एक बैलेंस बनाना चाहिए, नेचर में बैलेंस बनाना चाहिए, दोनों में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे ये जो आयुर्वेद है ये फोकस करता है नेचुरल रिदम फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे हर साल 23 सितंबर को हमने डिसीजन लिया है आयुर्वेद डे के रूप में सेलिब्रेट करने का। बाकी आप लोग जानते ही होंगे आयुष मिनिस्ट्री है हमारी जो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काम करती है। आयुर्वेद की अलग अलग ब्रांचेस भी यहाँ पे आप पिक्चर में नोटिस कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। सिक्किम सेलिब्रेट्स 50 ईयर ऑफ स्टेटहुड। दोस्तों दरअसल में ना आज से 50 साल पहले यानी कि 16 मई 1975 को क्या हुआ था? सिक्किम भारत की 22वीं स्टेट बनी थी। तो दैट इज वाई आज हम सिक्किम के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके यहाँ पे हिस्ट्री में चलते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जो सिक्किम का किंगडम था वो 17th सेंचुरी में फाउंड किया गया था बाय द नामग्याल डायनेस्टी। ये प्लीज आप नाम ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आप नोटिस कर पाओगे जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग है उन्होंने भी रूल किया, जिनको हम जानते हैं चोग्याल्स के बारे में। ठीक है ना? बहुत फेमस है ये। 1890 के अंदर क्या होता है, सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट बनती है अंडर द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। एंड बाद में आप नोटिस कर पाओगे जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद 1950 के अंदर सिक्किम प्रोटेक्टरेट बन जाता है इंडिया का। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो सिक्किम के एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस हैं, ये सब चीज़ें इंडिया हैंडल करेगा। ऐसा यहाँ पर भारत और सिक्किम के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसमें ऐसा यहाँ पे मेंशन था, राइट। बट आगे जाके 1975 में 16 मई को रेफरेंडम के बाद सिक्किम भारत का ही राज्य यहाँ पे बन जाता है। एंड इसके लिए हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, दैट इज 36th अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो स्टेट ऑफ सिक्किम है उसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था। अब 50 साल कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे सिक्किम के, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो 16 दिन का यहाँ पर बटर हॉर्न चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय बटर हॉर्न? ये एक बटरफ्लाई वॉचिंग इवेंट है। दरअसल में ना सिक्किम के अंदर आप नोटिस कर पाओगे सिक्किम में बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिक्किम में लगभग 700 से भी ज्यादा बटरफ्लाई की आपको स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, जो भारत की टोटल बटरफ्लाई स्पीशीज का लगभग 50% है।
इसके अलावा सिक्किम में आप नोटिस कर पाओगे एक जोंगो रीजन है, यहाँ पर आपको 420 स्पीशीज आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी नियर द कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई आपके सिक्किम के लिए। प्लस एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये स्टेट की बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से दर्शाता है सबके सामने, एंड इको टूरिज्म कि हम इन्वायरमेंट के साथ साथ ध्यान रखें टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें उसको भी यहाँ पे हाईलाइट करता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ऑपरेशन कैलर के रिगार्डिंग। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारी फोर्सेस ने यहाँ पे कंडक्ट किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत जो टेररिस्ट कैंप थे हमने उनको ऊपर टारगेट अटैक किया। राइट, अब हमारा यहाँ पे फोकस पता क्या है, हमारा फोकस यहाँ पे ये है कि हमारे जो शोपियान रीजन है कश्मीर के अंदर वहां पर जो कैलर एरिया है वहां पर हमने एक ऑपरेशन रन किया, ऑपरेशन कैलर। ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन है, यानी कि इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है एंड साथ साथ जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन सब ने मिलकर ये कोशिश करी कि जो पूरे रीजन के अंदर जो टेररिस्ट भारत में छुपे हुए हैं ना हम उनको निकालें एंड उनको मार गिराएं। इस चीज के लिए हमने रन किया ऑपरेशन कैलर। तो कहां पर है ये कैलर रीजन, ये आपको शोपियां और आपका पुलवामा इन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि साउथ कश्मीर के अंदर हम जो सिक्योरिटी एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं उसी के लिए हमने ये ऑपरेशन कैलर यहाँ पे रन किया है। अगला भी टॉपिक इसी के साथ लिंक्ड है, दैट इज 1267 सैंक्शन कमेटी। देखो मैं समझाता हूँ, दरअसल में ना एक सैंक्शन कमेटी है, ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो सैंक्शन कमेटी है ना ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के थ्रू बनी थी 1999 के अंदर। इस कमेटी का दूसरा नाम पता क्या है, दैश एंड अल कायदा सैंक्शन कमेटी। अब अल कायदा के बारे में आप सबने सुना होगा, शायद दैश के बारे में नहीं सुना होगा। इसको हम लोग ना आईसिस ही बोलते हैं, जो आपका इस्लामिक स्टेट हो गया ना उसी को ही हम यहाँ पे दैश के नाम से जानते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये जो कमेटी है 1999 में बनती है एंड इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं एंड वही डिसीजन लेते हैं बाय कंसेंसस। तो इस पर्टिकुलर कमेटी ने एक जो लिस्ट तैयार कर रखी है 1267 लिस्ट, इसमें टेररिस्ट की लिस्ट होती है एंड उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टैंप होती है। तो यानी कि ना टेररिस्ट की एक तरह से फंडिंग, एक तरह से उनकी मूवमेंट, हर चीज को एक तरह से बैन करने के लिए, एक तरह से रोकने के लिए हमने ये लिस्ट बना रखी है। क्योंकि अगर मान लो टेररिस्ट जो है वो पूरी दुनिया भर में टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया, अब वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसके जितने भी पैसे होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, आर्म्स होंगे, सब कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाएंगे, उनके ऊपर एक फ्रीज लग जाएगा, तो उससे टेररिज्म को रोकने के अंदर हमारी मदद मिलेगी। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैंक्शन कमेटी, 1267 सैंक्शन कमेटी। पर अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो भारत की एक टेक्निकल टीम है ना वो इंटरेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर सैंक्शन कमेटी के साथ, ताकि जो टीआरएफ है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कहीं ना कहीं हमारे जो लोग थे उनके ऊपर अटैक किया पहलगाम के अंदर, जो 22 अप्रैल वाला टेरर अटैक हुआ, उन टीआरएफ को, द टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट को हम एक तरह से टेररिस्ट घोषित करवा पाए। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारी जो टीम है वो यहाँ पर 1267 सैंक्शन कमेटी के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही है। आई होप ये सैंक्शन कमेटी आपको समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2025। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आखिर ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, इसका अर्थ ये है कि आप कंट्री के बॉर्डर्स के विद इन ही मूव कर रहे हो, पर ये फोर्स्ड मूवमेंट होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप एक देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए, नहीं, आप हो अपने देश में ही पर आपको फोर्सिबली आपको मूव करना पड़ा है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार हो सकता है कुछ आपके एरिया में डिजास्टर आ गया, कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई वायलेंस हो रही है आपके एरिया के अंदर, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उस वजह से आपका एरिया, या तो जैसे डैम वगैरह की वजह से आपका एरिया सबमर्ज हो जाएगा, आपको कहीं और जाना पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दरअसल में ना नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का एक पार्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, आईडीएमसी, इसने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो फैक्ट आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ डेटा है जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। जैसे इसने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें ये बताया है कि डिजास्टर रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 2025 के अंदर वो 45 मिलियन से भी ज्यादा है। देखो ये साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक साल की, और ये 2008 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होने का नंबर 20 मिलियन है। जो लोग पास्ट में डिस्प्लेस हुए थे बिकॉज ऑफ डिजास्टर और अभी भी वो डिस्प्लेस नहीं है, वो 9.8 मिलियन है।
कहने का मतलब कई बार पता क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन को किसी और जगह जाना पड़ा, पर डिजास्टर खत्म होने के बाद या उससे इम्प्रूवमेंट होने के बाद वो वापस घर आ जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं वापस नहीं आ पाते। तो जो लोग कहीं ना कहीं डिस्प्लेस्ड हैं, हिस्टोरिकली डिस्प्लेस हुए थे, अभी भी अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे 9.8 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की बात करें तो वो मेजर आपको चंक देखने को मिल जाएगा आपके डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज 99.5%। और दुनिया भर की अगर हम बात करें ना तो आप नोटिस कर पाओगे यूएसए में सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए हैं, लगभग 11 मिलियन। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे आप नोटिस कर पाओगे वाइल्ड फायर, जैसे कैलिफोर्निया में बहुत बड़े स्तर के ऊपर वाइल्ड फायर लगी थी, उसकी वजह से 66,000 डिस्प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। हवाई फायर की वजह से भी आप नोटिस कर पाओगे, राइट। तो इस तरह से वाइल्ड फायर मेजर रीजन बने हैं यूएसए के अंदर डिस्प्लेसमेंट का। बाकी 29 कंट्रीज में हाईएस्ट एवर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ बाकी और रीजन्स का भी आप देख सकते हो, इतने ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेजर इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता ही दिए। पर जैसे आप नोटिस करो ना साउथ एशिया जहां इंडिया भी आता है, तो यहाँ पर 9.2 मिलियन यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं। और इसका एक मुख्य कारण पता क्या है? आप नोटिस कर पाओगे एल नीनो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल नीनो की वजह से भारत में भी सूखा पड़ जाता है, राइट। तो इससे भी बहुत सारी कंट्रीज का एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के कहीं और जगह पे जाके डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से और भी बाकी रीजन्स का इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेटा अंडरस्टैंड कर पाओगे। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में मेजर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे यूएसए, फिलीपींस, बांग्लादेश हो गया, इनमें भी कहीं ना कहीं समय से इवैक्यूएट किया गया, लोगों को प्रिएम्प्टिव इवैक्यूएशन करी गई, उससे लोगों की जिंदगियां तो बच पाई, पर कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट था बहुत लंबे टाइम तक हो गया क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाई। 75% से भी ज्यादा जो लोग हैं कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्लेस जो पीपल हैं वो क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज के अंदर रहते हैं, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी ये सारा डेटा किसने दिया है? आईडीएमसी, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का ही आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। ये 1998 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसेंसस के द्वारा। और ये ग्रिड मेंटेन करता है। ग्रिड क्या है? ग्लोबल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट डेटाबेस। और ये जो डेटा देगा उससे कहीं ना कहीं सरकारों की पॉलिसीज बनेंगी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, एनजीओ, डोनर्स अकॉर्डिंगली वो काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो होना चाहिए ना, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कितना एफर्ट और लगाना है, कौन एनजीओ कौन डोनेट करना चाह रही है, उसके लिए प्रॉपर डेटा जो होता है वो यहाँ पर आईडीएमसी हमें यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर देता है। अब दोस्तों बात करें अगर प्रेसिडेंट न्यूज की, कल मैंने आपको द ग्रेट लेक्स के बारे में पूछा था और आप में से काफी सारे लोगों ने आंसर भी किया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में जब हम आते हैं यूएसए कनाडा बॉर्डर के ऊपर, तो वहां पर आपको ये लेक्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप पांचों लेक्स का नाम देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे लेक सुपीरियर देखने को मिल जाएगी, लेक मिशिगन हो गया, लेक ह्यूरॉन हो गया, लेक एरी हो गया, लेक ओंटारियो हो गया, राइट। इसमें आपको लेक मिशिगन के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। दोस्तों लेक मिशिगन जो है ना वो पूरी तरह से आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलती है और दुनिया की इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो कि एक ही देश के अंदर है। समझना, ये आपकी पूरी की पूरी ना यूएसए के अंदर ही है। तो कोई आपसे पूछे कि दुनिया की ऐसी फ्रेश वाटर लेक जो पूरी तरह से एक ही देश के अंदर है, वो आपका क्या आएगा? दैट विल बी लेक मिशिगन। बाकी जो ग्रेट लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट है एंड डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड अटलांटिक ओशन के साथ यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ग्रेट लेक्स यहाँ पे कनेक्ट होती हैं वाया द सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच में आपको लॉन्गेस्ट बॉर्डर देखने को मिल जाएगा? सबसे लंबा बॉर्डर कौन से दो देशों के बीच में है? इसको आप थोड़ा पढ़िएगा, यूपीएससी ने इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप रिसर्च करके इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर इनको रिमूव करना होता है ना, वहां पर सिंपल मेजोरिटी की बात नहीं होती, यहाँ हम बात करते हैं 2/3 मेजोरिटी फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। बाकी सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि असम के अंदर, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मिशन D3 की बात करें, यस दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।